12 अगस्त 1997 को मुंबई में ऐसा दिल दहला देने वाला हादसा हुआ कि न्यूज़ में यह खबर देखने के बाद एक बार के लिए तो बॉलीवुड वाले भी विश्वास नहीं कर रहे थे ऐसा कुछ भी हो भी सकता था। चलो 3D एनिमेशन की मदद से समझो, ये वो मंदिर था जिसमें फेमस टी सीरीज कंपनी के मालिक गुलशन कुमार सुबह 10 बजे पूजा करने पहुंचे थे। लेकिन दिक्कत वाली बात यह थी कि मंदिर के जस्ट साइड में ये धूप छाया अपार्टमेंट है। इस अपार्टमेंट के जस्ट सामने एक नाई की दुकान थी और उसी दुकान पर ही अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम द्वारा भेजे गए 3 गैंगस्टर मौजूद थे। खैर 15 मिनट बाद 10:15 बजे मंदिर से बाहर आकर गुलशन कुमार साइड वाले धूप छाया अपार्टमेंट के बाहर पार्क अपनी गाड़ी की ओर बढ़ने लगे। वैसे ही 3 में से एक गैंग शूटर्स ने गुलशन कुमार की कनपट्टी पर बंदूक रखी और बोला, बहुत कर ली पूजा, अब मरने के बाद करना। इसके बाद डॉन दाऊद इब्राहिम के शूटर्स ने जो यहाँ मौत का तांडव किया वो 3D एनिमेशन की मदद से देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। इन तीनों ने 16 गोलियां गुलशन कुमार में दाग दी और पूरी दुनिया को बस एक सवाल के साथ टूटा हुआ छोड़ दिया। आखिर गुलशन कुमार को डॉन दाऊद इब्राहिम ने क्यों मरवाया? 3D एनिमेशन की मदद से आज गुलशन कुमार की पूरी कहानी तो समझेंगे ही, लेकिन इसके अलावा मेरी सबसे बड़ी कोशिश यह रहेगी कि आपको ऐसा फील होगा कि टी सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार के साथ हुई सभी इंसिडेंट्स के दौरान आप वहां पर खुद मौजूद थे। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते बात 1991 की है। दिल्ली की एक पंजाब फैमिली में टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार का जन्म हुआ था। बहुत छोटी उम्र में ही गुलशन कुमार अपने पापा की जूस शॉप पर काम करके उनका हाथ बटाने लगे थे। गुलशन कुमार कई बहुत अमीर परिवार में पैदा नहीं हुए थे। उन्हें पता था कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाकर जल्दी से जल्दी अपने परिवार को सपोर्ट करना। गुलशन कुमार ने सिर्फ 23 साल की उम्र में ही एक कैसेट शॉप खोली जिसमें वे दूसरे कंपनीज के गाने बेचते थे। फिर उन्होंने सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज नाम एक म्यूजिक कंपनी बनाई जिसमें वो खुद के गाने बेचते थे। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि इस मेहनती बंदे ने उस बिजनेस को इस लेवल पर एक्सपेंड कर दिया कि वे बिल्डिंग पूरे नोएडा की सबसे पहली कमर्शियल बिल्डिंग बनी। एक बात तो आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि गुलशन कुमार भगवान शिव और मां अम्बे के अल्टीमेट भक्त थे। इनफैक्ट 1983 में जब गुलशन कुमार ने अपनी कंपनी को टी सीरीज नाम दिया था तो टी सीरीज में टी का मतलब त्रिशूल ही था। इससे पहले कि हम गुलशन कुमार की हत्या वाले दिन की बात करें, एक बात तो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि गुलशन कुमार बहुत ही गोल्डन नेचर के व्यक्ति थे। वे हमेशा नए लोगों को मौका देते थे, जैसे कि अनुराधा पौडवाल, सोनू निगम, कुमार सानू और म्यूजिक डायरेक्टर नदीम श्रवण। ये नदीम श्रवण का जो डुओ है, इसमें ये जो नदीम सैफी है, इसी को ध्यान से देख लो और दिमाग में रिकॉर्ड कर दो। रिपोर्टर ऐसे बोला जाता है कि इसी ने ही गुलशन कुमार को मरवाया था। आगे देखेंगे कैसे गुलशन कुमार अपने कल्चर को काफ़ी फॉलो करते थे और अलग अलग मंदिरों में डोनेशन भी किया करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने वैष्णो देवी मंदिर में भंडारा भी स्टार्ट करवाया था जो आज भी उन्हीं के नाम से होता है। गुलशन कुमार इतने सॉफ्ट हार्टेड थे कि पिंजरे में बंद बर्ड्स को खरीद कर उड़ा देते थे। रास्ते में कोई जानवर मर जाता था तो उसकी बॉडी को खुद दफनाते थे। यह बात इतनी आसानी से हजम नहीं होती जो व्यक्ति ने दूसरों को भला करने के लिए पूरी जिंदगी लगा दी। गैंगस्टर ने मिलकर उन्हीं को मार दिया। बस ध्यान से एक बार समझ लो कि गुलशन कुमार की हत्या का 1990 में रिलीज हुई आज की मूवी से क्या कनेक्शन है। ये देखो आपकी स्क्रीन पर, ये बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर नदीम और श्रवण हैं। टी सीरीज ने फिल्म आशिकी के गाने कंपोज करने का मौका दिया। एक उभरती हुई जोड़ी को थी। ये नदीम श्रवण की इस मूवी के गानों के 20 मिलियन कॉपी बिकी। इस सफलता की वजह से टी सीरीज के सारे गाने में ही ऑलमोस्ट नदीम श्रवण का ही म्यूजिक चलता था। बहुत बढ़िया म्यूजिक डायरेक्टर बनने के बाद नदीम ने गाना गाने की भी सोची। नदीम म्यूजिक डायरेक्टर तो अच्छे थे पर गाने के मामले में उनका हाथ थोड़ा तंग था। इनफैक्ट गुलशन कुमार ने नदीम को सलाह भी दी, तुम गाना मत गाओ, पर वो गाने माने नहीं। दोस्ती की वजह से गुलशन कुमार नदीम के कुछ गाने जैसे हाई अजनबी प्रमोट करने के लिए रेडी हो गए। जैसे ही गुलशन कुमार को लगा था इन गानों पर कोई खास रिस्पांस नहीं आया और एल्बम पिट गई। जब कंपनी को काफ़ी बड़ी लॉस होने लगता था तो गुलशन ने नदीम के गाने एकदम बंद कर दिया। मोर ओवर टी सीरीज मिड 90 आते आते इतना बड़ा ब्रांड बन चुका था कि इंडिया में रिलीज होने वाली टोटल गाने में से 65% सॉन्ग्स के राइट्स
टी सीरीज के पास ही थे। अगर टी सीरीज उस समय किसी के एल्बम के राइट्स नहीं खरीदता था तो उसके चलने के चांस बिल्कुल ना के बराबर हो जाते थे। नदीम को यह बात खटक गई कि ना तो गुलशन कुमार उसे काम दे रहे थे और ना ही उसके गाने प्रमोट कर रहे थे। इसी बात का बदला लेने के लिए उसने गुलशन कुमार को जान से मरवाने की सोची और दिल दहला देने वाली बात यह है कि गुलशन कुमार को मरवाने के लिए नदीम ने सुपारी भी दी। तो किसको? अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को। आप लोग ध्यान से सुनना इस बात को, यह दाऊद इब्राहिम है, दुनिया का सबसे मशहूर अंडरवर्ल्ड डॉन। इसी धंधे में इसका भरपूर साथ देने वाला इसका भाई है नसीम इब्राहिम। इसके अलावा दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड और बॉलीवुड का डॉन है यह अबू सलीम। मई 1997 में दुबई के एक होटल में गुलशन कुमार को मारने के लिए एक मीटिंग होती है। इसी मीटिंग में म्यूजिक डायरेक्टर नदीम दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई नसीम इब्राहिम और दाऊद के राइट हैंड अबू सलीम गुलशन कुमार के मौत की तारीख देख रहे थे। नदीम ने बताया कि कैसे गुलशन कुमार ने उसका जीना मुश्किल कर रखा है और वो दोनों उसकी हेल्प करे। अबू सलीम ने 25 लाख टोकन मनी लेकर गुलशन कुमार का पत्ता साफ करने की बात कही। अबू सलीम को यह फायदे का सौदा लगा क्योंकि वे म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार को अंडरवर्ल्ड में मारकर और ज्यादा मशहूर होना चाहते। अबू सलीम गुलशन कुमार की लाइफ के लास्ट चैप्टर की प्लानिंग एकदम फुल प्रूफ करना चाहता था। इसके लिए उसने गुलशन कुमार के हर दिन के हर मिनट की इन्फॉर्मेशन निकलवाया। गुलशन कुमार कब खाना खाता है, कब जागता है और यहाँ तक कि कब टॉयलेट जाता है। ध्यान रहे कि यह बात मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ, सारी बातें एज इट इस बुक में लिखी गई है, जिस बुक का नाम माय नेम इज अबू सलीम। यह बुक उस समय ही बहुत ही फेमस इन्वेस्टमेंट जर्नलिस्ट एस हुसैन जैदी ने लिखी थी। गुलशन कुमार को 15 अगस्त 1997 को पहली बार कॉल करता है संकगली। उस कॉल में वो 10 खोखा यानी कि 10 करोड़ की फिरौती मांगता है। साथ ही यह भी पूछता है कि वो नदीम के गाने प्रमोट क्यों नहीं कर रहा। जनरली ऐसे ब्लैकमेल कॉल को लोग पुलिस को रिपोर्ट करते हैं, लेकिन बहुत अजीब बात है कि यह बात गुलशन कुमार के भाई किशन कुमार ने उन्हें बहुत समझाई कि भाई पुलिस को बता दो। फिर भी गुलशन कुमार ने यह 10 करोड़ की फिरौती वाली बात पुलिस को नहीं बताई। 9 अगस्त को फिर से अबू सलीम का कॉल आया और फिर से फिरौती मांगी, पर गुलशन कुमार ने कहा तुम्हें पैसा देने से अच्छा है कि वैष्णो देवी में भंडारा करवा दूं। गुलशन कुमार इतने बड़े डॉन से डर नहीं रहते, इसलिए अबू सलीम का ईगो हर्ट हो गया और बहुत दिक्कत वाली बात बनी। गुलशन के पूरे शेड्यूल को सही से एनालाइज करने के बाद अब सलीम ने वे मौके ढूंढ ही लिया जब वो अपने काम को अंजाम दे सकता था और उसी मौके के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट लोकेशन को भी अच्छे से समझ लो। ये है गुलशन कुमार का घर जो कि मुंबई के लाखंडवाला कॉम्प्लेक्स में है। यहाँ 4 किलोमीटर दूर अंधेरी वेस्ट के जीत नगर में है यह जितेश्वर महादेव मंदिर, जहाँ गुलशन कुमार रोज पूजा करने जाते थे। और मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर दूर है ये कूपर अस्पताल, जहाँ गोलियां लगने के बाद गुलशन कुमार को ले जाया गया। अब अपने लोकेशन को सही से समझ लिया है तो इस केस को समझने में और भी मज़ा आएगा। जिस मौके की हम बात कर रहे थे वे मौका था गुलशन कुमार का काम पर जाने से पहले अंधेरी के इस जितेश्वर महादेव मंदिर में पूजा करने जाना। मंदिर की लोकेशन और माहौल अबू सलीम के शूटर्स को हत्या करने के बाद भाग जाने के लिए इजी लग रहा था। आप लोगों के सामने डेट्स को लेकर मैं अभी से ही कैलेंडर को करना चाहता हूँ। गुलशन कुमार के पास पहली धमकी का कॉल 5 अगस्त 1997 को आया था, दूसरी धमकी का कॉल 9 अगस्त 1997 को आया था और फाइनली अटैक आज के दिन यानी 12 अगस्त 1997 को हुआ। खैर फाइनली आज 12 अगस्त 1997 को दिन है मंगलवार का और किसी आम दिन की तरह गुलशन कुमार अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। उन्होंने व्हाइट कुर्ता और व्हाइट चप्पल पहनी है। घर से मंदिर जाने के लिए गुलशन कुमार अपनी मैरून कलर कार में अपने ड्राइवर रूपलाल सरोज के साथ निकलते हैं। उनकी गाड़ी सुबह 10 बजे जितेश्वर महादेव मंदिर के बाहर आकर रुकती है। हमेशा की तरह उनका ड्राइवर कार को मंदिर से 6 फीट दूर धूप छाया अपार्टमेंट के बाहर पार्क करता है और गुलशन कुमार गाड़ी से उतर कर मंदिर में जाने लगते हैं। जैसे ही 15 मिनट बाद गुलशन कुमार मंदिर से बाहर आते हैं तो
उनका ड्राइवर रूपलाल उनसे रोज की तरह ही पूजा की थाल ले लेता है। इससे पहले कि गुलशन कुमार पर हमला 3D एनिमेशन की मदद से आप अच्छे से समझ लो। गुलशन कुमार इस मंदिर में गए थे। इसके जस्ट साइड में ये धूप छाया अपार्टमेंट है। उसके जस्ट सामने ये गाड़ी खड़ी हुई है। उसके बाद रोड को क्रॉस करके यह अपार्टमेंट के सामने देखो, इधर ये नाई की दुकान है जिसमें 3 शूटर्स बैठकर गुलशन के मंदिर से बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। यह 3 ही अबू सलीम के बंदे हैं जिनको गुलशन कुमार को मारने का काम सौंपा गया था। इन तीनों में से ये वाला है अब्दुल रैफ उर्फ दाऊद मर्चेंट, ये वाला है अब्दुल राशिद और तीसरा वाला है अनिल शर्मा। जस्ट ऐसे ही गुलशन कुमार अपनी कार के पास पहुंचते उनके पीछे से अब्दुल रफ ने उनकी कनपट्टी पर गन तानी और बोला, बहुत कर ली पूजा, अब मरने के बाद करना। जितने देर में गुलशन कुमार कुछ समझ पाते, एक गोली चली और उनके सिर को छूती हुई निकल गई। घबराहट में गुलशन कुमार पास ही के एक पब्लिक टॉयलेट में छिपने के लिए भागते हैं, पर उनका पैर वहीं स्लिप हो जाता है। पैर स्लिप होते हैं अब्दुल रफ उन पर 3 गोलियां और चला देता है जो उनकी पीठ में लगती है। 3 गोलियां लगने के बाद और बुरी तरह से घायल होने के बाद फिर भी गुलशन कुमार अपने आप को घसीटते हुए लोगों आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन अब्दुल रफ भी उनके पीछे पीछे अपने शिकार को फॉलो करते हुए चल रहा है। गुलशन कुमार दीवार का सपोर्ट लेकर उठने का ट्राई करते हैं पर वहीं गिर जाते हैं। ड्राइवर रूपलाल गुलशन कुमार की मदद करने के लिए आगे आता है और कलश उठाकर अब्दुल रफ पर फेंकता है। अब्दुल रफ रूपलाल के दोनों पैरों में गोली मार देता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है, 3 गोलियां लगने के बाद भी गुलशन कुमार पास के घरों में हाथ जोड़कर मदद मांगते हैं, पर लोगों उन्हें देखकर अपने गेट्स बंद कर देते हैं। एक मूवी की सीन की तरह, जहां गुलशन कुमार पर अब्दुल रफ, अब्दुल राशिद, अनिल शर्मा ने 12 गोलियां और चलाई। वहां ऊपर देवी माँ की फोटो लगी हुई थी, जिससे मंदिर को गुलशन कुमार ने खुद रिनोट करवाया था। आज उसी के पास उनका अंत इस भयानक तरह से हो रहा था। ये बात सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि जब तक यह मर्डर सीन चल रहा था तब तक अब्दुल सलीम फ़ोन पर गुलशन कुमार की चीख सुन रहा था। एट द एंड अब्दुल रैफ ने पास ही खड़ी टैक्सी में से ड्राइवर को बाल से खींचते हुए निकालकर वे लोगों खुद उस टैक्सी में बैठे और 3 शूटर्स से वर्साइवर लिंक रोड की तरफ भाग गए। इतने सब हत्याकांड के बाद 2 लोग मदद करने के लिए सामने आए, मंदिर का पुजारी रामचंद्र लवांगे और राजेश जौहरी। गुलशन कुमार और ड्राइवर को उन्हीं के कार में लिटाकर कूपर अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश किया पर गोलियां बॉडी के इम्पोर्टेंट पार्ट्स पर लगी थी और लाख कोशिश के बाद भी गुलशन कुमार को बचाया नहीं जा सकता। अगले दिन ही गुलशन कुमार की बॉडी को लास्ट राइट्स के लिए दिल्ली ले जाया गया। गुलशन कुमार की मौत से पूरा बॉलीवुड ही नहीं बल्कि पूरा देश ही शौक में था। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि रिपोर्टर्स महाराष्ट्र के डीजीपी राकेश मारिया को इस मर्डर के इन्फॉर्मेशन पहले ही अपने खबरी से मिल चुकी थी, फिर भी कोई स्टेप नहीं लिया गया और ना ही इस हत्याकांड को रोका जा सका। पुलिस भी अंडरवर्ल्ड से डरती थी, जिसने टी सीरीज नाम का पूरा एक एम्पायर खड़ा किया हो। उसकी हत्या उस समय पूरे भारत और बॉलीवुड के लिए सुपर शॉकिंग थी। लेकिन सवाल यह से अब्दुल रैफ को 2001 में कोलकाता में अरेस्ट किया गया। 2001 में ही पहला ट्रायल हुआ जिसमें 19 लोगों पर इस मर्डर के चार्जेस लगाए गए। अब्दुल रफ को उम्र कैद की सजा हुई और बाकी सबसे प्रॉपर सबूत ना होने की वजह से रिहा कर दिया गया। बात अगर म्यूजिक डायरेक्टर नदीम सैफी की करे तो वे मर्डर के बाद ही देश छोड़कर लंदन भाग गया और आज तक वापस नहीं आया। एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि जिन 19 लोगों पर मर्डर के चार्जेस लगाए गए उनमें से एक नाम टिप्स कंपनी के ओनर रामेश तौरानी का भी है। रिपोर्टर जिन्होंने टी सीरीज को बर्बाद करने के लिए गुलशन कुमार की सुपारी दी थी। मोर ओवर कुछ लोगों का कहना है कि गुलशन कुमार
हिंदू कल्चर को प्रमोट करते थे, इसलिए ऐसा सब हुआ है। पर यह प्रूफ नहीं हो पाया है। एट द वेरी एंड इस पूरी प्लान के मास्टरमाइंड और दाऊद इब्राहिम के राइट हैंड अबू सलीम को पूर्व से अरेस्ट किया था और वहीं अभी भी जेल में ही है। काफ़ी इंटरव्यू में नदीम सैफी ने अपनी तरफ से सफाई देते हुए साफ साफ कहा है कि उसका गुलशन कुमार के मर्डर से कोई भी लेना देना नहीं है। आज इसको खुलासा मैं करना चाहता हूँ कि मैं कभी न भागा हूँ और न मैं कोई जुर्म किया जिसके लिए मुझे इस तरह की जो है वो सजा मिलने की